हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे और इसका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था सारा कर लिए थे। एक टॉपिक आपका बच गया था बाबू, उसमें वो टॉपिक है धातु का निष्कर्षण। ठीक है, कौन सा बच गया था? धातु का निष्कर्षण। तो उसको हम लोग आगे किसी वीडियो में पूरा करा देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने कल का वीडियो में कर रखा था। यदि आपने हमारा नहीं देख रखा है वो वाला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम लोग करेंगे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर को लेकर के सारा कुछ कर लेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना भी प्रश्न आने का सारा यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दें। देखिए, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। यहीं क्लास में याद कीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोला जाता है। 4 बार बोलिए, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। परिभाषा है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। और उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका आपका कांसा। कांसा क्या है? मिश्र धातु का उदाहरण है। और सोल्डर, इसमें दो धातु को मिला करके ये दोनों धातु बनाया जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय लिखना है। 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे को जंग से बचाने का 2 उपाय निम्नलिखित है। देखिए, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना बाबू, आप लोग घर में देखते होंगे। लोहा में जब जंग लगने लगता है तो उसको पेंट कर दिया जाता है। उसके बाद यह जस्ती करने, मतलब लोहा के ऊपर हम जस्ता का परत चढ़ा देना, उसको क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। तो जस्तीकरण करके लोहा को जंग लगने से बचा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, 2 तरीका लिख देंगे। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। धातु जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं, पहले के वीडियो में करा रखे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, उदाहरण लिख देंगे। जिंक ले लिए, उसका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दिए तो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। नाम पढ़ने भी हम आपको बता रखे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं पहले का वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है संयोजकता से आप क्या समझते हैं? मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है? देखिए, किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करने में जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसी को उस तत्व का संयोजकता बोलते हैं। जैसे देखिए, सोडियम है, सोडियम के लिए क्लोराइड के लिए Cl। अब इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देता है, तो इसमें इसका संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैग्नीशियम का संयोजकता इसी तरह पूछा है, तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट देखिए, ये क्वेश्चन है परिभाषित करें, 2019 में पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन, भर्जन, ये सबको परिभाषित करना है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। चलिए खनिज का परिभाषा देखते हैं। भूपर्पटी के अंदर पाए जाने वाले सभी तत्व या यौगिक, मतलब जमीन के भीतर में जितना भी तत्व हो या यौगिक हो पाया जाता है वो सब क्या है? खनिज है। अयस्क का परिभाषा है जिस खनिज से आसानी से और कम खर्च में धातु प्राप्त कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि अयस्क जो है खनिज का ही एक प्रकार है, इससे आसानी से हम लोग धातु निकाल लेते हैं। गैंग, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। मतलब अयस्क में कुछ भी अशुद्धि जैसे धूल हुआ, कण हुआ, बालू, मिट्टी सब मिला हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है, गैंग बोलते हैं। चलिए, उसके बाद है निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होता है? अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अयस्क को गर्म करेंगे तो वो होगा निस्तापन। निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसे याद कीजिए। निस्तापन में नहीं होता है क्या? ऑक्सीजन। तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। भर्जन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं उसको भर्जन बोलते हैं। ऑक्सीजन का उपस्थित, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको भर्जन बोलेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो उसको निस्तापन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कारण बताइए। 2018 में पूछा गया है सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के भीतर में संग्रहित क्यों किया जाता है? मतलब इस धातु को तेल के अंदर में क्यों रखा जाता है, यही बताना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ज़्यादा फटाफट अभिक्रिया करता है, इतना अभिक्रियाशील है कि तो इसको कहीं भी ऑक्सीजन दिख जाता है ना तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसमें आग लग जाता है। तो आप ही बताइए, खुला वातावरण में ऑक्सीजन है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है पेट में, भीतर में, तो वहाँ खुला वातावरण में रखेंगे तो पर्दे के आग लग जाएगा इसमें। अब पानी का सूत्र हम लोग देखें कि H2O होता है, मतलब जल में भी ऑक्सीजन है, अब पानी में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी रखेंगे तो पर्दे के वहाँ भी अभिक्रिया कर लेगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जलने लगेगा उसमें। तो इसको कहाँ रखा जाता है? ऐसा पदार्थ में रखा जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब इसको तेल में रखते हैं। तेल क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको किस में रखते हैं? तेल में रखते हैं। PDF पढ़ लीजिएगा, आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, यहाँ आप समझते चलिए।
उसके बाद है निम्न अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखने के लिए 2018 में पूछा गया है भाप के साथ में लोहा का और कैल्शियम, जल के साथ में कैल्शियम का अभिक्रिया लिखना है। चलिए तो देखते हैं, भाप के साथ में लोहा का अभिक्रिया करते हैं तो क्या समीकरण होता है उसको लिखना है। देखिए भाप का सूत्र, जल का कोई भी प्रकार हो उसका सूत्र क्या होगा, H2OA होगा। तो जब आयरन लेंगे और उसका जल से अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe3O4 और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कोई भी चीज़, कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो यही प्रोसेस होगा, उसका ऑक्साइड बनेगा और फिर वो उससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जल के साथ में कैल्शियम अभिक्रिया करता है तो देखिए क्या होता है, कैल्शियम जब जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एक्चुअली बात ऐसा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही बनता है। लेकिन होता क्या है, ये फिर पानी से अभिक्रिया कर लेता है, क्या कि जल में घुलनशील है। हम आपको बता रखे हैं धातु का ऑक्साइड जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, इसीलिए बोल रहे हैं बाबू पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझने का जरूरी नहीं पड़ेगा, आप अपने क्वेश्चन बनाने लगेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब 2018 में पूछा गया धातु का ऑक्सीजन में दहन किया जाता है, वायु में दहन किया जाता है, मतलब धातु का वायु में दहन कीजिए, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। उसके बाद है धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब धातु जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और जल बाहर निकला, तो इस तरह से अभिक्रिया होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोना चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में काहे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में आप सबका भी ख्याल आता होगा कि लोहा का उपयोग काहे नहीं करते हम लोग आभूषण बनाने में। थोड़ा एल्युमिनियम का आभूषण बना ले, जेवर बना ले, है कितना बढ़िया रहेगा, लेकिन उसका उपयोग क्यों नहीं करते उसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, सोना चांदी और प्लेटिनम बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। आप लोग सक्रियता श्रेणी में भी देखे होंगे, ये सब बहुत नीचे में आता है। ठीक है, तो ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। होता क्या है कि ये जो है ना इतना कम अभिक्रियाशील होता है कि हवा पानी भी इस पर दे देंगे ना तो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन यही लोहा का बनाएंगे तो लोहा में पानी जैसे जाएगा उसमें जंग लग जाएगा, जल से अभिक्रिया कर लेगा। नमी वाला वायु आएगा उससे अभिक्रिया कर लेगा। जैसे सोडियम का बना लेंगे जेवर तो जैसे हवा के संपर्क में आएगा आगे लग जाएगा, पता चलेगा गला में पहने बस आग लग गया गला में। ठीक है, तो इसीलिए यही तीनों का उपयोग करते हैं कि बहुत कम अभिक्रियाशीलता है, जिसके कारण यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तथा जल से भी अभिक्रिया नहीं करता है और जल्दी संक्षारित भी, मतलब जल्दी इसमें जंग भी नहीं लगता है। इसी कारण इसका चमक बहुत ज़्यादा समय तक बना रहता है। अब कोयला कोई चीज़ से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन कोयला का आप ही बताइए पहनेंगे जेवर, काहे कि काला होता है, चमकीला चीज़ पहनते हैं ताकि दूर से चमक जाए, तो इसीलिए चमक भी ज़्यादा समय तक बना रहता है। यही कारण एक सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। 2016 का क्वेश्चन है। देखिए खनिज क्या होता है, भूपट पर देखिए क्या करना है आपको, एक तरफ लिखना है खनिज और एक तरफ लिखना है अयस्क। हम तो टाइप कर रहे थे इसकी वजह से नहीं लिख पाए। ठीक है, चलिए तो देखिए खनिज क्या होता है, भूपर्पटी के अंदर पाया जाने वाला जितना भी तत्व है या यौगिक है वो सब क्या है, खनिज है। परिभाषा बता रखे हैं, उसी तरह एगो इसका भी परिभाषा लिख दीजिएगा। जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त करते हैं उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी खनिज है सब अयस्क नहीं है, मतलब जितना भी खनिज है सबसे धातु हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज है, जिससे भी हम लोग धातु प्राप्त करते हैं वो सब खनिज है, यही कहने का मतलब है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। ठीक है, यही आपसे बोल रहा था। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी धातु है उसका बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा उसका संयोजकता। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में मतलब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जितना इसका बाहरी कक्षा में हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही तो बोला था, किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एक बताए, बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। देखिए आयनिक यौगिक होता क्या है, आयन का बना होता है, NaCl Na+Cl-। अब ये दोनों चिपका रहता है आकर्षण बल से, ये दोनों के बीच में ऐसा आकर्षण बल होता है। देखिए सबसे हम आपको बता रखे हैं, सबसे मजबूत जो आकर्षण बल होता है वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल मतलब नाभिकीय बल यही होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए होता क्या है कि इसमें प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा मजबूती से चिपका होता है। अब इसका बीच का बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी देना पड़ता है। इसी कारण क्या होता है, इसको पिघलाने में ज़्यादा ऊर्जा का जरूरी होता है।
तो यही लिखा, आयनिक यौगिक का निर्माण आयन के कारण होता है। यह आयन एक दूसरे से बहुत अधिक मजबूती से जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयनिक यौगिक का गलनांक जो है क्या होता है, उच्च होता है। आप PDF में पढ़िएगा बाबू, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। चलिए, 2 धातु के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसमें जंग वंग नहीं लगता है, कोई चीज़ अभिक्रिया नहीं करता है, ये बोल रहा है। तो सोना हुआ, चांदी हुआ, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दें। तो धातु उभयधर्मी मतलब होता है दोनों धर्मी, धातु का ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों धर्म का होता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब एक तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना था, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 भी आपको लिखा हुआ होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और चैप्टर का पूरा लास्ट क्वेश्चन है। इसी सब क्वेश्चन में से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी। जैसे सोडियम धातु लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराए तो सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो इस तरह से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो यदि आप लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है, और पहले वाला वीडियो भी जा करके देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।